जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ मौजूद है एक बार फिर से लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह, जिनसे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद अंबर जी, आपका भी और आपके ऑडियंस को भी नमस्कार। सर, आजकल हम ये देख रहे हैं, जब से पाकिस्तान और सऊदी के बीच में डिफेंस पैक्ट हुआ है, तब से पाकिस्तान का जो एक ओल्ड ख्वाब है, जो उम्मा को लीड करने का, वो एक नैरेटिव फिर से सामने आया है। और देख रहे हैं कि आसिम मुनीर जो है उसको बहुत एक्सटेंसिवली पुश करते हुए नजर आ रहे हैं इस्लामिक नेटो को बनाने का। वो ग्लोबल उम्मा का लीडर बनना चाहते हैं। हालांकि पाकिस्तान अलोन नहीं है, कई सारे ऐसे देश हैं जो ग्लोबल उम्मा का लीडर बनना चाहते हैं। सऊदी तो उसमें सबसे आगे, टर्की भी है, और भी कई ऐसे देश हैं। लेकिन सब पाकिस्तान की अगर हम बात करें, जो एक ब्लॉक क्रिएट करने की कोशिश आसिम मुनीर कर रहे हैं, जिसमें हमने देखा लीबिया के साथ भी वो पैक्ट हो गया है। और रिपोर्ट्स ये हैं कि अभी प्रेसिडेंट यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान की विजिट रही, उसमें भी हालांकि वो स्टेट विजिट या उनको वो स्टेट उस तरह के प्रोटोकॉल्स नहीं मिले वहां पर। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट जरदारी मौजूद नहीं थे। लेकिन फिर भी ये रिपोर्ट्स हैं कि उनसे भी इस तरह की बात हो रही है। और अदर जो मोर 8 मोर कंट्रीज, उनके साथ भी सिमिलर टॉक्स चल रही है। तो मैं आपसे सर ये समझना चाहती हूँ कि आसिम मुनीर जो ये इस्लामिक नेटो का ये जो पुश कर रहे हैं ग्लोबली, इसके पीछे उनका मकसद क्या है? व्हाई आसिम मुनीर इज यूजिंग पाकिस्तान आर्मी एंड ही मतलब जो उनका प्लान है, ऐसा तो नहीं है कि हमने सऊदी वाले पैक्ट की सर असलियत निकल गई। कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नेटो नेटो वाला है कि एक पे अटैक तो सब पे अटैक। वो सिर्फ एक नैरेटिव था। असलियत ये है कि वो सिर्फ अपनी आर्मी को भेज रहे हैं दूसरे कंट्रीज में एज सिक्योरिटी गार्ड्स और एज मर्सनरी आर्मी और वट। तो सर, इसके पीछे का क्या मकसद है? क्या वो अपने लिए कोई एक ऐसा प्लान तैयार कर रहे हैं? क्यों वो पाकिस्तान आर्मी को इस तरह से यूज करें? मुझे ये समझना है आपसे। और ऑल्सो सबसे जो फॉरमोस्ट एंड बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि हम इस्लामिक उम्मा की बात करते हैं तो यूनिटी होना एक इम्पॉसिबल लगता है, क्योंकि बहुत सालों से ये बात हो रही है कि एक इस्लामिक नेटो बने। क्योंकि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट, डिफरेंट इंटरेस्ट फ्रॉम डिफरेंट इस्लामिक कंट्रीज, एक एकता होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एंड व्हाई आसिम मुनीर इज पुशिंग दिस नैरेटिव सो एग्रेसिवली? सबसे पहले तो आपने एक बहुत अच्छा सवाल खड़ा किया है। इसके ऊपर हालांकि मैंने उतना ज़्यादा गौर नहीं किया था। और कारण जो आपने बताए ही हैं कि इस्लामिक उम्मा की लीडरशिप के ऊपर कई सारे देश जो हैं, आप मलेशिया शायद भूल गई, सॉरी मलेशिया कह रहा हूँ, इंडोनेशिया भूल गई आप। इंडोनेशिया भी कुछ कुछ मामलों में वो भी आगे आने की कोशिश करता है, हालांकि वो उतना पावरफुल नहीं है, बट स्टिल इट इज इंडोनेशिया एक पावर सेंटर है, पाकिस्तान एक दूसरा पावर सेंटर है, सऊदी अरेबिया तीसरा पावर सेंटर है, ईरान चौथा पावर सेंटर है, टर्की पांचवा पावर सेंटर है। तो इतने सारे पावर सेंटर हैं। बेसिकली पावर सेंटर्स कैसे बनते हैं? पावर सेंटर्स बनते हैं आपकी मिलिट्री माइट पर और आपकी जो है सॉफ्ट पावर यानी कि कल्चरल रीच पर। अब आप देखेंगे सऊदी अरेबिया का जहां तक सवाल है, उसकी कल्चरल रीच ज्यादा है, बट मिलिट्री माइट थोड़ा कम है। वहाँ के लोग लड़ाई करने में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। आपने देखा होगा कि इनफैक्ट अगर आप रिसर्च करेंगी तो पाएंगे कि सऊदी अरेबिया की आर्मी में ज़्यादातर मर्सनरीज हैं, यानी कि वो लोग प्राइवेट Understood, मिलिट्री sir, because they are कॉन्ट्रैक्टर्स not को battle hardened. That's why they are ये, ये, exporting सो वो Pakistan सोचते हैं कि army. पैसे, करेक्ट, वो सोचते हैं कि पैसे के बल से हम लोगों को बुलाएंगे, लोग हमारे लिए लड़ेंगे। तो उसमें भी एक शॉर्टकमिंग है। जहाँ तक टर्की का सवाल है, टर्की थोड़ा कंफ्यूज्ड है, मैं नेटो में हूँ, क्या मैं इस्लामिक उम्मा में हूँ? बट जब से रेसिप एर्दोगन आए हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मैं पुरानी जो कैलिफेट थी, जो जिसका टर्की बेताज बादशाह था, वो जो कैलिफेट है उसको आगे बढ़ाए। और उसमें वो कई हद तक वो भी मैं कहूँगा कि सफल भी रहा है, क्योंकि उसके पास दोनों चीज़ है, मिलिट्री माइट भी है और थोड़ा कल्चरल रीच है, बट उसकी कल्चरल रीच उतनी नहीं है जितनी सऊदी अरेबिया की है। तो वो भी एक क्वेश्चन मार्क के घेरे में आ जाता है। जहाँ तक ईरान का सवाल है, उसके पास भी मिलिट्री पावर है, बट वो मिलिट्री पावर इतना नहीं है, क्योंकि उसका जो सीधा सामना हो जाता है वो इज़राइल से होता है।
वो इज़राइल से क्यों सामना करना चाहता है? अब आपको ध्यान देना होगा, हमास जो है सुन्नी ग्रुप है, ईरान जो है शिया ग्रुप है, फिर भी सपोर्ट करता है। ईरान समझता है कि अगर मैं इस वेस्ट मिडल ईस्ट और वेस्ट एशिया का जो रीजन है, इसके सबसे पावरफुल पावर को अगर मैं हरा दूँ या घुटने पे ला दूँ, तो वो अनडिस्प्यूटेड बादशाह हो जाएगा इस्लामिक उम्मा का। इसलिए वो इज़राइल को हमेशा छेड़ता रहता है और ये जताने की कोशिश करता है कि भाई सऊदी अरेबिया में जितने सुन्नी लोग हैं, आप देखिए, आप कुछ नहीं कर पाए। ईरान ही एक ऐसा देश था, जो कि इस तरह की हिम्मत कर सका और उसने उसको झुकाने की कोशिश की, हालाँकि उसमें सफल नहीं हुआ। इसीलिए वो न्यूक्लियर हथियार की भी बनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अल्टीमेट पावर सिंबल आपको न्यूक्लियर वेपन से मिलता है। अब आप जो चौथा जो पावर सेंटर था इंडोनेशिया, उसको मैं सिर्फ़ इसलिए बोलूँगा क्योंकि उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। इंडिया इनफैक्ट नंबर 1 है जहाँ तक इस्लामिक पॉपुलेशन का सवाल है। लेकिन उनके जो लीडरशिप है और उनका जो मिलिट्री माइट है उतना कमज़ोर है कि वो इंडो पैसिफिक में भी उतना ज़्यादा दमख़म नहीं है। तो इसलिए वो भी एक तरह से एक कहने के लिए एक पावर सेंटर है। लेकिन पाकिस्तान ये समझता है कि उसके पास सब कुछ है। उसके पास एक अच्छी खासी इस्लामिक पॉपुलेशन है, डेमोग्राफी है। उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो कि किसी भी इस्लामिक नेशन के पास नहीं है, नॉट इवन टर्की। टर्की के पास भी नहीं है। टर्की एश्योर्ड है नेटो से कि इफ समथिंग हैपेंस, दे विल बी प्रोटेक्टेड। बट पाकिस्तान हैज़ न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान के पास डेमोग्राफिक पावर है, पाकिस्तान के पास एक अच्छी खासी 7 लाख की मिलिट्री है। अब 7 लाख की जो मिलिट्री है, वो एक छोटी-मोटी सेना नहीं है, इट इज़ फेयरली लार्ज एंड इन रैंकिंग ऑफ पावर, ग्लोबल फायर पावर वो 9वें स्थान पे आते हैं। सो एक तरह से आप देखिए दे आर जो मुनीर हैं वो बहुत ही चालाक आदमी हैं। बहुत ही शातिर दिमाग है उनका और एक अंडरडॉग थे वो। अंडरडॉग से मेरा मतलब है कि एकदम ही लीस्ट एक्सपेक्टेड थे चीफ बनने के लिए और वहाँ से ये अपने आप को हर स्टेज पर, चाहे वो जब वो मेजर जनरल थे, जब वो लेफ्टिनेंट जनरल थे, जब वो चीफ बने, हर स्टेज पे उन्होंने इस तरह से अपनी चालें चली हैं कि वो ऑटोमैटिकली जो पाकिस्तानी मिलिट्री के जो हायरार्की है, उसमें आगे बढ़ते चले गए। और आज की डेट में उन्होंने लास्ट जो चाल चली थी, वो थी कि भाई सिविल को भी अपने रास्ते से हटा दो। तो पूरा का पूरा जो सिविलियन महकमा है, वो एक अब 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड जगह पे आ गया। अब टॉप पे पहुँच गए हैं असीम मुनीर। असीम मुनीर को ये भी पता है कि अगर मैंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पोस्ट छोड़ी, तो उसका हाल वही होगा जो परवेज़ मुशर्रफ का हुआ था। इसलिए उसने क्या किया है, सीडीएफ तो बन गया, लेकिन उसके साथ उसने बोला भाई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं छोड़ूँगा क्योंकि वहाँ तो बैठे हुए हैं 7 लाख लोग। तो वो जो पावर है वो कभी नहीं छोड़ेगा। जिस दिन छोड़ दिया उसने, परवेज़ मुशर्रफ के हालात में उसको भी कहीं जाकर के अमेरिका या इंग्लैंड में जाके बसना पड़ेगा। तो वो इतना शातिर आदमी है, अब उसने सोचा कि भाई देश की हालत तो कंडम है, इकॉनमी खड्डे में जा रही है, सूखा में जो 30 बिलियन का लॉस हुआ था आज तक पूरा ही नहीं हुआ, पानी ऊपर से भारत ने बंद कर दिया, टीटीपी नाक में दम कर रखी है उसकी क्या बोलते हैं केकेपी में और केपीके में और यहाँ पर जो है खैबर पख्तूनख्वा में और यहाँ बलूचिस्तान में बीएलए ने उनकी हालत टाइट कर रखी है। जो रही सही जो इज्जत होती है वो सिंदूर में हमने उड़ा दी उनकी। अब उसको ये चॉइस थी कि भाई चाइना के वेपन तो फेल हो गए हैं, अब मैं अपने कौन से हथियार लाऊँ जिससे कि मैं इंडिया का जवाब दे सकूँ। तो वो बिना झिझक के अमेरिका के पैर पड़ गया वो और वहाँ जाकर के उसने सारा कुछ अपना बेच दिया, बोला पूरा देश ही मेरा आपके हवाले है, जो आप चाहो करो लेकिन मुझे मदद करो। और उसको मदद मिल रही है, उसको मदद मिल रही है उसकी ज्योग्राफी की वजह से, उसका जो भूगोल है बहुत अच्छा है। उसको जब बनाया गया था तो तराश करके ब्रिटेन ने और अमेरिका ने तराश करके पाकिस्तान को बनाया था, ताकि उसको कभी भी जब भी चाहे इस्तेमाल कर सकें। तो उसकी वजह से उसको वो क्या बोलते हैं अमेरिका ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। दूसरी बात ये है कि उन्होंने ये भी बोला कि भाई
चाइना तो हमारे से ले ही जा रहा है, आप भी ले जाइए। अगर रेयर अर्थ है हमारे पास, आप कुछ लोगों ने उन्होंने एक ऐसा भी एक वो बनाया कि सम 1 ट्रिलियन या 2 ट्रिलियन डॉलर वर्थ का जो उनके पास रेयर अर्थ है। इस तरह की कई सारी चीज़ें हुई, क्रिप्टो करेंसी दे दी, रेयर अर्थ की राइट्स दे दी, कॉपर एंड गोल्ड माइन्स की माइनिंग की राइट्स दे दी। वहीं पे चाइना भी वही काम कर रहा है। अब अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि उनको चाइना पे नज़र रखने का एक मौका मिल गया। पिछले 8 साल से, जब से इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब से कोशिश कर रहे थे कि वो अपने बेस बनाएँ पाकिस्तान में। वो बनाने नहीं दे रहा था। अब उसको पसनी पोर्ट मिल गया है, बेस मिल गया है, तो अब अमेरिका का फिज़िकल प्रेज़ेंस भी पाकिस्तान में हो गई है। तो ये सब जो था, दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन हो गई। चाइना वो सोच रहा था कि भाई मैं अब पैसा इस देश में नहीं लगा सकता। उन्होंने बोला कि भाई जो रेलवे प्रोजेक्ट आप बना रहे थे एज़ पार्ट ऑफ सीपेक, आप एशियन डेवलपमेंट बैंक में जाइए, हालाँकि फेज़ 2 उनका लॉन्च हो गया है। लेकिन पैसा वहाँ से लीजिए, अब मैं पैसा रोल ओवर नहीं करूँगा, मतलब अब पैसा नहीं दूँगा, रोल ओवर कर दिया। इस साल भी उन्होंने अपना लोन पूरा रोल ओवर कर दिया है। नहीं तो उनके पास जो ये एड मिल रही है, वो खाली सर्विसिंग में चली जाएगी, डेट सर्विसिंग में चली जाएगी। तो कहने का मतलब है कि चाइना को भी ये ज़रूरी था कि अमेरिका आए, ताकि पाकिस्तान उसका फ़ायदा उठा कर के अपने प्रोजेक्ट्स आगे करे। अब पाकिस्तान को जो पैसा मिलेगा अमेरिका से और आईएमएफ से, वो कहाँ लगाएगा? चाइना पे लगाएगा, चाइना के जो सीपेक का प्रोजेक्ट है, उसपे लगाएगा। तो अब बहुत बड़ा गेम है ये। सभी लोग अपना मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं। चाइना नहीं तो अदरवाइज़ चाइना कभी नहीं अलाउ करता उसको अमेरिका के साथ जाने के लिए और अमेरिका के साथ पैक्ट करने के लिए। अब रह गई बात कि भाई अ, अंदर तो मैंने अपना पावर सधा लिया है, एकदम स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब मेरे को कोई रोक नहीं सकता, फॉर लाइफ इम्यूनिटी मिल गई है। अब सीडीएफ भी हूँ। सीडीएस और सीडीएफ में फ़र्क होता है। हमारे जो सीडीएस हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। स्टाफ का मतलब होता है स्टाफ ड्यूटीज़, और वो जो है चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स है। फोर्स का मतलब वो कमांडरों का, एयर फोर्स, आर्मी, नेवी, तीनों का बॉस है वो। सीडीएस बॉस नहीं है, स्टाफ है वो। जिस दिन उनको वो ऑपरेशनल पावर मिलेगी, अब इसके पास आर्मी की पावर तो है ही है, जो वो खुद कर रहा है। साथ ही में एयर फोर्स की भी पावर, तो अंदर उसने अपने आप को एकदम सिक्योर कर लिया। लेकिन पब्लिक तो पब्लिक है। उसने देखा भैया ये इमरान खान का जो मौत-वौत का ये सब टेस्टिंग करी उसने, कि भाई कितनी ताकत है इमरान खान में। तो ये अफ़वाहें फैलाई गई कि भाई वो मर गया और ये है, वो है। उसको लगा कि भाई पब्लिक कभी भी उसको उखाड़ के फेंक सकती है। और पाकिस्तान में ये देखा गया है कि जब भी पब्लिक ज़्यादा हो जाएगी अगेंस्ट किसी गवर्नमेंट के, क्योंकि अब तो वो गवर्नमेंट हो गया ना, अब तो जो कुछ होगा बुरा-भला वो मुनीर के मत्थे पड़ेगा, शाहबाज-वाबाज तो अपने कट लेंगे चुपचाप। सो अब उसको ये लगा कि अगर पाकिस्तान की पब्लिक थोड़ा भी वो हुई, तो उसकी जो आर्मी में कोर कमांडर बैठे हुए हैं ना 10, हालाँकि वो उसके आदमी हैं। किसका मत खराब हो जाए, किसकी मत भ्रष्ट हो जाए, कौन ज़िया-उल हक बन जाए और इसकी इसकी गर्दन काट के अपने वहाँ बैठ जाए, और वो भी बैठेगा तो कैसे बैठेगा, सीडीएफ भी होगा और चीफ ऑफ स्टाफ भी होगा। ये डबल एजेड हथियार बनाया है उसने। आने वालों के लिए भी एक इशारा दिया है कि भाई आने वालों को इशारा मिला है कि यार ये तो अच्छा कर गया, चलो अभी कुछ नहीं करते हैं, 1 साल थोड़ा वेट करते हैं, दूसरे-तीसरे साल जैसी पब्लिक थोड़ा अगेंस्ट होगी इसके, इसको हम चलता करेंगे, किसी फॉरेन कंट्री में जाएगा, दोबारा लैंड नहीं करने देंगे इसको। भैया तुम ऊपर ही रहो, नहीं तो तुम्हारा एयरक्राफ्ट शूट कर देंगे और नीचे ये पावर पूरा टेक ओवर कर लेंगे। कहने का मतलब है कि ये उसको पता था कि अभी वो बहुत खतरनाक स्थिति में है, क्योंकि भारत से कोई ज़्यादा कुछ उसकी बन नहीं रही थी। बांग्लादेश वाला एंगल फेल हो रहा था, क्योंकि बांग्लादेश में भी भारत ने तुरंत कड़े कदम उठाए, वो इमिग्रेशन वगैरह इंडिया को सिक्योर कर दिया है एज़ फार एज़ बांग्लादेश की बात अगर हम करें तो। तो क्योंकि वहाँ से अमेरिका ने भी हाथ खींच लिया बांग्लादेश से अब। अब धीरे-धीरे वो वहाँ से विथड्रॉ कर रहा है, क्योंकि उसको बेस मिल गया, जिसके लिए इतने सारा उद्यम किया उसने, सेंट मार्टिन बेस उसको मिल गया है। अब जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, उसका काम हो गया है। अब बांग्लादेश जाए भाड़ में, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बताया ना कि अमेरिका का दोस्त होना ज़्यादा खतरनाक होता है उसके दुश्मन से। तो ये कहानी उन्हीं कुछ अमेरिकन ने ही बोली हुई है, किसिंगर साहब उनका नाम था। तो अब क्या हो गया है कि इसको लगा कि मैं अपनी पब्लिक को कैसे बताऊँ कि मैं एक बहुत ही महान क्या बोलते हैं रूलर हूँ,
और ये जो आपने देखा होगा ये टेंडेंसी होती है पाकिस्तान के अंदर कि लार्जर देन लाइफ इमेज क्लियर करने के लिए। तो उसने पहले फील्ड मार्शल बना ही लिया था। अब कैसे सब्स्टेंटिएट करे कि मैं फील्ड मार्शल के हकदार हूँ? उसके लिए उस अब कोशिश कर रहा है कि मैं इस्लामिक उम्मा का एक बेताज बादशाह बन जाऊँ, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। हुँ। जैसे ही स्टेटस पे आएगा, पब्लिक उसके साथ होगी पाकिस्तान की और उसको फिर हिलाना और मुश्किल हो जाता है। तो उसका एम ये है कि अपनी जो सिचुएशन पर्सनल उसके लिए पाकिस्तान को अगर उसको काट-काट के बेचना भी हो तो बेच देगा। समझ रही हैं? क्योंकि जो भी डिक्टेटर होता जी, है या जो ऑथोरिटेरियन होता है, वो अपना फ़ायदा पहले देखता है, दूसरों का देश का बाद में देखता है। तो सऊदी अरेबिया से पैक्ट किया, अब ये कोशिश कर रहा है कि अगर वेस्ट एशिया के सारे देशों को अपने साथ में बुला लेता है, तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम तुर्की अपने आप पार्टनर बन जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर कार्ड जो है वो इसके पास है। अब जी, वो भले ही लोग बोलते हैं कि अमेरिका कंट्रोल जी, करता है या कौन कंट्रोल करता है, डज़न्ट मैटर। न्यूक्लियर आर्सेनल तो है ना उसके पास। आज यूक्रेन अगर इतने धक्के खा रहा है, वो इसलिए खा रहा है कि बिल्कुल। उसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। सो ये एक जो गेम है हुँ। उसका, ये बड़ा गेम है। ये एक बहुत बड़ा गेम खेल रहा है। वो सर, ग्लोबल लेवल पर अपने यहाँ आप पे को आपसे एक मोदी के सवाल बराबर। हाँ जी, बोलिए। जी सर, मैं आपसे यहाँ से एक सवाल पूछना चाहती हूँ क्योंकि मैंने देखा जो आपने बोला ना कि ग्लोबल लेवल पे वो मोदी से बड़ा अपने आप को दिखाने की कोशिश करें क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे इनफैक्ट जो यासीन मलिक की वाइफ है मुशाल मलिक उनका मैंने एक पॉडकास्ट देखा, कल पूरा देखा। उसमें उन्होंने यही बात कही कि मोदी को तो कोई पूछ नहीं रहा है, भारत को जैसे हार मिली उसके बाद से मोदी को कोई नहीं पूछ रहा है, भारत की इकोनॉमी ये हो गई है, खराब हो गई है और हमारे जो आसिम मुनीर है उनको दुनिया उनको सुन रही है, ग्लोबल लीडर वो बन रहे हैं। तो सर ये जो इस्लामिक नेटो है जो ये एक ब्लॉक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसका क्या पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा? और साथ ही भारत के लिए ये किस तरह से हो सकता है? क्योंकि अगर आर्मी के ऊपर इस तरह से क्योंकि आर्मी को हम जानते हैं इंटरनल स्क्रूटनी है और कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, तो ऐसे में अगर ये एक्सटर्नल कमिटमेंट्स भी इस तरह के बढ़ते हैं उनके, तो ऐसे में उसकी जो कॉम्बैट इफेक्टिवनेस है सर वो वीक होगी। तो इसका जो इनडायरेक्टली इंडिया को फायदा मिलेगा या फिर हम कहेंगे एक ब्लॉक क्रिएट हो रहा है तो भारत के लिए कुछ स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेजेस भी होंगे? देखिए, आपने 3-4 क्वेश्चन एक साथ पूछ दिए। सबसे पहला जो जी सबसे पहला सर, जो आई वांट टू सबसे अंडरस्टैंड पहला ऑल दीस थिंग्स फ्रॉम यू। सबसे पहला क्वेश्चन आपने ये किया कि भाई ये जो नेटो इस्लामिक नेटो या उम्मा बोल लीजिए, नेटो तो एक तरह से मॉडर्नाइज्ड वर्जन है उसका। इस्लामिक उम्मा की लीडरशिप या नेटो क्रिएट करने की जो बात कर रहे हैं, उसका जो पहले तो है कि अकरेंस की संभावना कितनी है? यानी कि उसकी आने की, उसकी बनने की संभावना कितनी है? तो मैं इसमें आपको एक रेटिंग देता हूँ 0। वो इसलिए नहीं बन पाएगा, क्योंकि आप देखिए सऊदी अरेबिया चाहे कुछ भी हो, उसमें अभी भी अमेरिका के साथ अच्छा खासा उसका रिश्ता है। अमेरिका से उसको प्रोटेक्शन मिलती है, तो पाकिस्तान क्या प्रोटेक्शन देगा जो अमेरिका नहीं दे सकता उनको? और वो अमेरिका को अच्छा खासा पैसा खिलाते हैं, क कुछ लोग तो बोलते हैं कि रिश्वत भी देते हैं शायद, तो वो अलग बात है बट अभी भी ही इज़ द सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं वो अमेरिकन सिस्टम्स के। सारे उनके अमेरिकन डिफेंस सिस्टम्स सऊदी अरेबिया में आते हैं। तो सऊदी अरेबिया खुद ही बोलेगा यार मक्का मदीना मेरे पास है, अमेरिका की शह मेरे पास है, मुझे पाकिस्तान की शह लेके क्या करना है? लीडर तो मुझे होना है और वो किंग है, ये अपने आप को किंग घोषित कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जो राजा पहले से है राजा, वो नहीं छोड़ता ऐसे कि किसी और को बोले हाँ भाई आप इस्लामिक उम्मा बना लो। वो ज़रूर पैक्ट कर लिया बट पैक्ट के बाद उसने किया क्या? जब पाकिस्तान के ऊपर कुछ छेड़खानी हुई, कुछ हुआ, कुछ एक्शन हुआ था, तो सऊदी अरेबिया वाज़ क्वाइट। बात सऊदी अरेबिया ने कोशिश की मीडिएशन करने की। लेकिन कोई ये नहीं बोला कि अब मैं उस आपके ऊपर हमला करूँगा, ऐसा कुछ नहीं। मेरा कहने का मतलब है सऊदी अरेबिया इज़ द बिगेस्ट चैलेंजर, उसके बाद आता है तुर्की। भाई रिसेप एर्दोगान जो है वो पिछले 15 साल से वहाँ पे रूल कर रहा है। असीम मुनीर जो है ही कंसिडर्स असीम मुनीर एज़ डिपेंडेंट एंड नॉट अ
इस्लामिक नेटो का वो। सो देयरफॉर ये दो जो इक्वल पार्टनर। अपोजिशंस हैं, हुँ, एंड बी रेस्ट एश्योर्ड, ईरान विल पुट इट्स स्पोक फ्रॉम समवेयर और द अदर, किसी न किसी रास्ते से वो सऊदी अरेबिया को छेड़ता रहेगा, पाकिस्तान को भी छेड़ेगा वो। क्योंकि ये 3 जो पावर सेंटर्स हैं, हुँ, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड हुँ, तुर्की, सो बनने की सेंटर संभावना बहुत कम है। बिल्कुल। हुँ, अब मान लीजिए बने ना बने, सऊदी अरेबिया को फाइटर्स की ज़रूरत है। इसलिए उसने पहले तो उनके एक चीफ को ही अपने घर में हुँ, बैठा के रखा हुआ है, राहिल शरीफ को। अब वो बोल रहे हैं कि भाई अगर ज़रूरत पड़े तो तुम हमारे को क्या बोलते हैं, फ़ौज भी दे दो, क्योंकि पैक्ट कर लिया है अब उन्होंने। गाज़ा में वो लोग उनको किस लिए भेजना चाहते हैं? वो इसलिए भेजना चाहते हैं कि भाई आप जो है इस्लामिक पीपल जो हमास के लोग हैं, उनकी रक्षा करेंगे। जैसे ही आप अपने ट्रुप्स वहाँ भेजना शुरू करोगे, आप देखोगे इज़राइल चुप नहीं रहेगा। वहाँ पे फिर कुछ न कुछ गड़बड़ होगी, उस इलाके में वो इतना वोलेटाइल इलाका है कि इज़राइल विल टेक एक्शन। डिस्पाइट सीज़ फायर, इज़राइल बीच-बीच में उनको ठोक देता है। अगर वो देखता है कि हाँ, कोई ग्रुपिंग बन रही है, दोबारा हमास के लोग तैयार हो रहे हैं, वो दोबारा उनके ऊपर स्ट्राइक करता है। तो इसलिए अब जो अगर दोबारा स्ट्राइक करेगा तो उसमें मरेगा कौन? पाकिस्तान के लोग मरेंगे। पाकिस्तान के लोग अगर मरेंगे तो पाकिस्तान में क्या वो लोग, पाकिस्तान की पब्लिक क्या बोलेगी, यार दूसरों की लड़ाई लड़ने तू क्यों चला गया? सो वो एक डेंजर मुझे दिखता है। तो इस्लामिक नेटो अगर बनता है, तो ये हमारे लिए एक तरह से फ़ायदे की ही चीज़ होगी, क्योंकि इसका कमिटमेंट आउटसाइड ज़्यादा हो जाएगा। बाहर से इसको कोई कुछ देने नहीं वाला है, पैसा के अलावा। और पैसा भी क्या देंगे यार, 2 बिलियन, 1 बिलियन, 3 बिलियन, इससे ज़्यादा कौन देगा? इससे ज़्यादा कोई इनको पैसा नहीं देने वाला है। क्योंकि सबको पता है पाकिस्तान वन वे टिकट है। एक बार आपने उनको पैसा दे दिया, अगर आप उम्मीद करते हैं कि वो वापस आएगा, तो आप भूल जाइए। आप मुझे आज तक बताइए पाकिस्तान ने कोई भी डेट अपना वापस किया है? 29वाँ या 30वाँ बार को आईएमएफ से पैसा ले रहे हैं ये लोग। 30 टाइम्स और मोर। लास्ट काउंट जो मैंने 2 1 डेढ़ साल पहले किया था उसमें 28 बार था। अब मेरे को पक्का यकीन है 2-3 बार तो और हो ही गया है। मैं भी काउंट भूल गया हूँ कितनी बार उनको 1.2 ट्रिलियन, 1.1 ट्रिलियन मिलता रहता है। तो कहने का मतलब है कि जो उनको पैसा मिलता है ये वापस नहीं होता है। हाँ, 416 कितना 416 मिलियन डॉलर जो अमेरिका दे रहा है, आप समझते हो कि वो उनको वापस करेगा? सवाल ही नहीं उठता जी। और कितना वो F-16 की अपग्रेड में लगाएगा और कितना वो अपना चाइना को देगा सीपेक के प्रोजेक्ट को आगे करने के लिए, कोई रिकॉर्ड वही मैंने सर अपना अपने कहते हैं ना, देश में नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। मैंने तो इनका बहस बहस देखी है ऑफ यूएस अथॉरिटीज एंड डीजीआईएसआई एंड कोर कमांडर ऑफ द पाकिस्तान आर्मी हु हैड गॉन, आई एम टॉकिंग ऑफ 20 इयर्स बैक, अरे सॉरी हुँ, 2007, तो मतलब ओके। 15 साल पहले की बात बता रहा हूँ। हुँ, पर्सनली देखी है अमेरिका जी, के अंदर हुँ। किस तरह से इनकी पैंट उतारी जाती है, बट इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, सर वो पाकिस्तान को तो कोई हमने फर्क अभी नहीं पड़ता। रिसेंट में देखा जब आसिम मुनीर वहाँ पे गए थे, तो उनको वेट करना पड़ा दोनों को, शहबाज उन, शरीफ उन, और आसिम उन, मुनीर को। बिठा के रखा हुआ था उनको ग्राउंड पे। 6 उनको 6 बिलियन का हिसाब किताब याद है, जब पहला अफगान वॉर खत्म हुआ था उनको 6 बिलियन दिया था पाकिस्तान यूएस ने, उसका हिसाब किताब ले रहे थे ये लोग। हुँ, तो उन्होंने बोला तुम तो सारे जो पैसा जो है इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हो। तो उन्होंने बोला आपने हमको एश्योरेंस नहीं दी कि अब इंडिया हमारे पर अटैक नहीं करेगा, वो कोल्ड स्टार्ट स्ट्रेटजी कर रहा है, फलाना ढिमकना। तो कहने का मतलब ये है कि हुँ, पाकिस्तान की सिचुएशन और खराब होगी अगर ये नेटो ब्लॉक बनता है, और वो हमारे लिए इसलिए फायदा होगा क्योंकि फिर उसका जो ध्यान है, पहले तो वेस्टर्न बॉर्डर पे है, फिर हमारी तरफ तो रखना ही हुँ, रखना है उसको, क्योंकि वो तो हम कुछ भी कर दें हुँ, तो छीन ही मार तो सोचता है कि हम बम गिरा रहे हैं, ठीक है? सो अब तीसरा फ्रंट खुल जाएगा उसका नेटो और सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो में, कुछ एक्सटर्नल ना कुछ तो देखना पड़ेगा। मूवमेंट्स उनके। तो याद है उसने बहुत पहले एक ब्रिगेड दी थी सऊदी अरेबिया को, ये नया कोई पैक्ट नहीं है, इसे ये खाली बस ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल जी, बोलते हैं ना, बिल्कुल। पुरानी शराब नए बोतल में जी, बेच रहे थे कि हमने एक पैक्ट कर लिया है। वो ब्रिगेड को उनको वापस लाना पड़ा था जब इंडिया से इनका हमारी सिचुएशन खराब हो रही थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तब वो वापस ले आए थे। तो ये अगर बाहर ले जाते हैं तो बल्ले-बल्ले हमारे लिए तो और अच्छा है।
ठीक है, उतना उनका और स्ट्राइक फोर्स कम होगा। अब रह गई बात कि इस्लामिक, तीसरा जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ जिसकी वजह से हमें फ़ायदा होगा, वो ये है कि आज की डेट में आईएमएफ के जो चीफ थी जो लेडी हैं, उन्होंने जो प्रेज़ेंटेशन दी थी, उन्होंने बोला कि भाई दुनिया में अगर गीता कोई गुप्ता। इकॉनमी या कोई भी इकॉनमी आगे बढ़ती रहेगी, तो भारत की होगी। अनडिस्प्यूटेड ग्रोथ डिस्पाइट ऑल हेडविंड्स, जितने ये सब चल रहे हैं चारों तरफ, उसके बिना भी। और उसका कारण है आवर डोमेस्टिक कंजम्पशन, क्योंकि हमारा जो डोमेस्टिक कंजम्पशन इतना हाई है कि विली निली हमारी ग्रोथ होनी ही होनी है, और 6.5 से ऊपर ही होगी, राइट? तो मार्केट तेल कहाँ बेचेंगे? अभी रोना क्या है? रोना ये है कि भाई व्हाई इज अमेरिका फोर्सिंग इंडिया नॉट टू बाय फ्रॉम रशिया? द रीजन इज वी वर अर्लियर बाइंग मोस्ट ऑफ आवर ऑयल फ्रॉम सऊदी अरेबिया। रशिया से तुम तेल खरीदते ही नहीं थे। ये बड़ा पॉलिटिकल कन्वोल्यूटेड गेम है। वेनेजुएला को क्यों रोका हुआ है उन्होंने वहां पे? ताकि, क्योंकि भारत का और वेनेजुएला का करार हुआ था तेल के लिए। ये कोशिश ये कर रहे हैं कि हम दोबारा अपने स्टैंडर्ड, जो हमारे क्या बोलते हैं, सेलर्स हैं, उनके पास जाए, राइट? तो सऊदी अरेबिया भी जानता है कि जी, अगर उसकी इकोनॉमी को सस्टेन करना है, तो स्किल्ड मैन पावर हैज टू नाउ कम फ्रॉम इंडिया, नोवेयर एल्स। यूएई बिना इंडिया के डूब जाएगा। यूएई का, मैं तो बिल्कुल बोलूं, सही। अगर इंडियंस से अगर सपोर्ट खींच लिया यूएई से, तो यूएई कहीं का नहीं रहेगा। ठीक है, सो कहने का मतलब सऊदी अरेबिया, यूएई, नॉट जॉर्डन, ओनली आपने यूएई, देखा? आई बिलीव कि यूएस हो या फिर हम ग्लोबली किसी भी कंट्री की बात करते हैं, हर जगह भारत बिल्कुल। की जो स्किल्ड मैन पावर है वो एक बहुत बड़ा रोल अदा हाँ, करती है। वो तो है। बट मैक्सिमम इस इलाके में, मैक्सिमम जो उसको बोलते हैं ना, स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड। जी। ओमान से देख लीजिए, भारत का फ्री ट्रेड हो हुँ, गया। जॉर्डन के साथ हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है, इज़राइल के साथ तो है ही है। कहने का मतलब इस रीजन में इंडिया इज़ सो डीपली इन्वेस्टेड बाय इकोनॉमी कि अगर कुछ भी इंडिया और हुँ, उनके बीच में हुआ, तो उनका नुकसान ज़्यादा उनको होगा, हमें कम होगा। हमें तो रशिया से तेल फिर भी मिल जाएगा। जी, और वेनेजुएला के भी जो वहाँ पे सिचुएशन बन रही है, वहाँ पर भी थोड़ा बहुत, क्या बोलते हैं, धीरे-धीरे हुँ, नॉर्मलसी आ ही जाएगी। क्योंकि आप देखोगे प्रेसिडेंट ट्रम्प लड़ाई के हक में बिल्कुल ही नहीं है। उसे एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि अमेरिका जहाँ जाएगा हार के वापस आएगा। इसलिए वो खाली ऐसे वो स्ट्राइक कर देगा, जी। कुछ बॉम्बिंग कर देगा, कुछ ब्लॉकेड लगा देगा, बस। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो वहां से भाग के ही जाता है। कहीं से भी देख लो आप, एक जगह बता दो मुझे जहां से वो भाग के नहीं गया हो। सोमालिया तक जैसी जगह से भाग के गया है भाई वो। जी सर। 1994 में, मैं उस समय मेजर था, सोमालिया से भाग के गई है अमेरिकन फोर्स। जी, तो आई एम वेरी क्लियर कि ये जो जी सर। नेटो ब्लॉक वगैरह की बात कर रहे हैं, अगर बन भी गया तो नुकसान जो है उन्हीं को होना है। सो अगर आप फुल एनालिसिस मेरा देखेंगे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा जी, कि ये पाकिस्तान के जो करंट कर्ता धर्ता हैं, उनकी एक कोशिश है कि किसी तरह से मैं अपने आप को अपने देश के जनता के सामने ऐसा लगूं कि आई एम बिगर देन दी हुँ, बिगेस्ट, और उनको शांति हो, सो जी, दैट दे डोंट कम अप एंड प्रोटेस्ट इफ ही टेक्स एनी एक्शन अगेंस्ट अपोजिशन पार्टी। हुँ, उन्होंने कई सारे जनरल्स को पर्च कर दिया है, कई सारे जो जितने भी प्रो एंटी मुनीर थे, सबको उसने निकाल दिया या थ्रेटन करके बाहर कर दिया। तो इस समय जो है वो अपनी सिर्फ पोजीशन सिक्योर कर रहा है, उसके बाद देखिएगा कुछ दिनों में ये अपने आप को वहाँ का रूलर भी डिक्लेयर कर देगा। ये बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। कोई ज़्यादा जी, बिल्कुल। आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं होगी। पर्सनली पर्सनली पर्सनल इंटरेस्ट ड्रिवन आदमी है वो। वो इस्लामिक नहीं है, मैं अभी जी, भी बिल्कुल बता और रहा हूँ। अब सर वो ढोंग करता है। ही इज़ अ पॉलिटिशियन, आउट एंड आउट पॉलिटिशियन। श्रूड ऑफ कोर्स और मुफ्ती तकी उस्मानी का भी स्टेटमेंट आया है जो जमीयत उलमाए इस्लाम से जुड़े हैं तो मौलाना फजलुर रहमान
की उस ग्रुप से, उन्होंने कहा कि जो हाँ। उन्होंने पावर अटेन किए हैं कि एब्सोल्युटली अनइस्लामिक है, क्योंकि इस तरह की एब्सोल्यूट पावर इस्लाम जायज़ नहीं करता है। तो सर ऐसे में ये बात तो अब यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि जब सऊदी और पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट हुआ था तो हमारी मीडिया बहुत परेशान थी कि भारत इस पे क्यों रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो यहाँ से समझ में आता है कि भारत ने कितने मैच्योरली इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया और पूरा जो एक विजन था भारत का क्लियर था कि इससे क्या कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बल्कि हमें एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज ही इस पूरे ब्लॉक से मिलता है इफ इन बिल्कुल, केस ये ब्लॉक बिल बन भी जाता है। बहुत बिल्कुल। धन्यवाद सर आपका इस पूरे मसले को, जो पूरा क्वेश्चंस मेरे पास बहुत सारे थे टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू। आपने बहुत सिंप्लीफाई करके इसको बताया और हमारे व्यूअर्स को भी बहुत आसानी से ये समझ में आएगा। बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार, जय हिंद, जय थैंक यू, भारत। थैंक यू। जय हिंद।